प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5-6 चीजें बोली और वो बोलते ही बहुत लोगों के सवाल शुरू हो गए हैं, क्या एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज आने वाला है? क्योंकि उन्होंने जो कहा कि भारत को अपना कम ट्रैवल करना चाहिए, ऑयल कंजर्व करना चाहिए, फॉरेक्स को कंजर्व करना चाहिए, फॉरेन नहीं जाना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, और जो इस तरह की 5-6 बातें हैं जो अब आप सब सुन चुके हैं, गोल्ड नहीं परचेज करना चाहिए 1 साल के लिए, वो क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी इनपुट्स हैं? क्या इंटरनल सिक्योरिटी को लेके है, या जियोपॉलिटिकल जो भारत की रियलिटी है उसको लेके है, कि पाकिस्तान है, चाइना है, या फिर जो यूएस ईरान के साथ चल रहा है जिसमें यूएस कहता है ईरान सेटिस्फैक्टरी नहीं है, जंग दोबारा छिड़ चुकी है, रुकी कब? खैर, इट्स अ वेरी वियर्ड सीज फायर जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन रुकी हुई है। तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट इन रीजंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, भारतीयों को क्या करना है उसके लिए, प्राइम मिनिस्टर क्यों इस तरह आके बोल रहे हैं, और आगे आगे क्या होने जा रहा है, ये सब कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी टू से हमारे साथ जुड़ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। Thank you, Ishkaran, and a very good evening to all your audience and to entire India. थैंक यू सर। सर, क्या गुड इवनिंग होने जा रही हैं अगर मैं उसी नोट पे पूछूं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ऐसी बातें एड्रेस करते हैं तो कई जगह पैनिक है, कई जगह टेंशन है, कई जगह नर्वसनेस है, कई जगह प्रिपरेशन है। तो जब आपने पहली बार ये सुना तो आपके दिमाग में इनिशियल थॉट्स क्या आए सर? और अब थोड़ा देर हो गई, ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए हैं, तो व्हाट इज द सिचुएशन सर? देखिए, आई वाज एक्सपेक्टिंग, मुझे ये अंदाजा था कि इस तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो किस तरह से लिया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा विचार करना ज़्यादा जरूरी है। इस बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने एक सजेस्टिव अप्रोच अपनाया है। नोटबंदी कल से शुरू हो गई, वो वाला अप्रोच नहीं है। सो दिस टाइम अराउंड ही इज सजेस्टिंग टू पीपल, लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग कृपया कई चीज़ों को अपना अपना कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाइए, ताकि खर्च कम हो, स्पेशली फॉरेक्स का। और इसका सीधा जो कनेक्शन है वो पेट्रो डॉलर से है। अब आप बोलेंगे पेट्रो डॉलर से तो ठीक है, आर्थिक संबंध ही है या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अपनी जगह पे है, उसका नेशनल सिक्योरिटी जो इम्पैक्ट है कि देखिए, हमारे देश में जब भी कोई फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होता है या होगा, ये आज से नहीं है। राइट फ्रॉम द टाइम जब से हम लोग इंडिपेंडेंस हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, ये तब से जो भारतीय सेनाओं का एक रिजर्व होता है, एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, उसको डिप नहीं करना चाहते। एक नेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, उसको हम लोग डिप नहीं कर, उसके अंदर नहीं जाना चाहते हैं। उसको बचाने के लिए एक ऑलराउंड कंजर्वेशन की जरूरत है। अब एक तो ये हो गया कि भाई पेट्रो डॉलर से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है नेशनल सिक्योरिटी को, विच इज द फ्यूल पार्ट ऑफ, क्योंकि पूरी की पूरी फौज जो है वो फ्यूल पे चलती है। एक लॉजिस्टिक्स, एक राशन होता है हमारे जवानों के लिए, सोल्जर्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए, और दूसरा फ्यूल होता है हमारे गाड़ियों के लिए, वेपन सिस्टम्स के लिए, हर चीज के लिए यू विल रिक्वायर फ्यूल, whether it is aircrafts, whether it is vehicles, tanks, आप नाम ले लीजिए, हर जगह। और जो मिलिट्री की फ्यूल कंजम्पशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इट्स नॉट लाइक कार की, भाई आजकल कारें आ रही हैं 1 लीटर में 27 किलोमीटर चल गए। एक टैंक जब होता है ना तो उल्टा हो जाता है रेशियो, कि इतने लीटर में इतना किलोमीटर चलेगी। ऐसा जो पूरा का पूरा जो रेशियो होता है वो एकदम बदल जाता है। सिमिलरली फॉर हेलीकॉप्टर्स, टर्बाइन फ्यूल, हालांकि टर्बाइन फ्यूल में उतनी क्राइसिस नहीं है, बट ओवरऑल देयर इज दिस नेशनल सिक्योरिटी एंगल अटैच टू दिस होल इशू। एंड दैट इज वाई आपने देखा होगा जो कमिटी बनी है उसमें राजनाथ सिंह हेड कर रहे हैं। दो रीजन है इसके, एक तो वो रक्षा मंत्री है, क्लियरली सिग्नल जाता है कि भाई इसमें नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एंगल है। दूसरा, वो सबसे सीनियर मोस्ट इस समय मंत्री हैं हमारे कैबिनेट में, जिनका जिनका जो इम्पैक्ट है बाकी एनडीए के पार्टनर्स में या बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह जो है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, उनसे ऊंचा है कद। सो लोग उनकी उनकी बात को सुनेंगे, और जो भी सजेशन ये कमेटी बनाती है या देती है, आई थिंक उसका इम्प्लीमेंटेशन बेटर होगा। सो वो एक तो राजनाथ सिंह फैक्टर है जो
मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात कर रहा है, मैं इसको हमेशा आपको वेस्ट एशियन क्राइसिस ही बोलूंगा। मिडिल ईस्ट में इजिप्ट भी वगैरह आ जाता, हालांकि वो अफ्रीका में है, बट ओवरऑल इजिप्ट का इम्पैक्ट एशिया में ज्यादा होता है, अफ्रीका में कम होता है। अफ्रीका में भी होता है बट इट्स मोर टुवर्ड दिस साइड। सो ओवरऑल एक वेस्ट एशियन जो क्राइसिस इस समय चल रही है, इसमें और भी रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि आप फर्टिलाइजर ले लीजिए, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए क्रॉस मिनिस्ट्रियल भी बनी है। अब आप बोलेंगे इसका क्या, नेशनल सिक्योरिटी जो होता है ना, हम लोग नॉर्मली मिसअंडरस्टैंड करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट ओनली मिलिट्री सिक्योरिटी। National security includes water security, food security, climate security, environment security, water security, technological security, all के encompassing ये एक चीज होती है नेशनल सिक्योरिटी। अब इन सब में जो हमको लार्जेस्ट इंपोर्ट करना पड़ता है वो पेट्रोल है, ऑयल है। हमारा तकरीबन बल्क ऑफ द जी फॉरेक्स है वो पेट्रोल में जाता है, पेट्रोल डॉलर में जाता है। हालांकि इसको कुछ हम कंपनसेट करते हैं बाय एक्सपोर्टिंग द रिफाइंड प्रोसेस। रिफाइंड जो ऑयल जो रिफाइनरी से जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स बन के, उसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। करीबन मैंने आज ही एक ट्वीट किया है, इसमें किसी और का ट्वीट था, उसी को मैंने थोड़ा एक्सपैंड करके ट्वीट किया है, जिसमें कि भारत किन किन देशों को रिफाइंड क्या बोलते हैं पेट्रो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग वेस्ट एशिया, इंक्लूडिंग यूएई। सो ये एक तरीका है ऑफसेट करने का जो हमारी इंपोर्ट बिल्स आ रही हैं, बट ये इनफ नहीं है, दीज आर नॉट इनफ, वी नीड टू डू मोर देन दिस। और हमारी जो पब्लिक होती है नॉर्मली जब तक क्राइसिस ना हो जाए ना, तब तक उस बात को रियलाइज नहीं करती है। कोविड आया तो बहुत सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी भी आई, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपदा में अवसर ढूंढिए, आपदा में डर मत ढूंढिए, आपदा में अवसर ढूंढिए। अभी ये जो आपदा आई है इससे हमें बहुत सारे अवसर मिलेंगे। अब जैसे कि प्रधानमंत्री जी की 7 चीजों को आपने 7 चीजें बताई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम, WFH। अब वर्क फ्रॉम होम का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड कम पड़ेगा, रोड्स पे लोड कम पड़ेगा, क्लाइमेट में व्हीकल पोल्यूशन कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूसेज कम होगी। दिल्ली जैसे और भी बड़े जो राज्य हैं और बड़े मेट्रोज हैं, वो भी दिल्ली की तरह ग्रीन बसेस का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अभी आप देख लीजिए कैलकाटा की जो बसेस हैं, अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बसेस लगती हैं, इतनी पुरानी है। मैं तो कैलकाटा में काफी रह चुका हूँ, वहां पे मैंने 3-4 टेन्योर किए हैं, तो मुझे पता है कि वहां की बसेस जो मैंने 20 साल पहले देखी थी, अभी की भी वैसी की वैसी ही है। मुझे लगता है वो उसको रोज वो क्या बोलते हैं रिपेयर करके पैच वर्क करके चलाया जाता है। सो कितने फायदे हो रहे हैं किसी एक छोटे से स्टेप से, वर्क फ्रॉम होम से। अच्छा, इसमें सभी लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकते, व्हाइट कॉलर है, ब्लू कॉलर है। व्हाइट कॉलर वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, लेकिन ब्लू कॉलर को वर्क फ्रॉम होम करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो हैंड्स ऑन है, स्किल्ड वर्कर हैं, उसमें अनस्किल्ड वर्कर भी हैं, उनको ऑन साइट जाना पड़ता है उस काम को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर डाटा देखें आप, पूरे विश्व का डाटा जो देखेंगे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो मैं बताऊं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूरोप वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। हालांकि भारत और चाइना इसमें लीड करते हैं, लेकिन फिर भी वो इनफ नहीं है, इट इज नॉट इनफ। पूरी तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो यूसेज होनी चाहिए वो अभी उतनी है नहीं हमारी। मुझे लगता है इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और अगर हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज में बात करें तो वर्क फ्रॉम होम से ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, बोलिए। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर 2 पॉइंट इसमें, एक जैसे आपने बोला कि इस बारी प्रधानमंत्री ने ऐसे नहीं बोला नोटबंदी हो गई या कोविड के समय जिस तरह रिस्ट्रिक्शंस आई थी, बट उन्होंने वार्न तो किया था। कुछ दिन पहले की स्पीच है जिसमें कह रहे थे कोविड जैसी परिस्थिति हो सकती है, मे बी अ मंथ और सो अगो। फिर अब ये जो एडवाइजरी दी है, व्हेन एन एडवाइस कम्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर इट इज सॉफ्ट
अवेयरनेस या सॉफ्ट वार्निंग कि भैया ये एडवाइस लागू होने वाली है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के कुछ जो यूनियंस हैं, ग्रुप्स हैं, वो लिखना शुरू हो गए हैं लेबर मिनिस्ट्री को कि वर्क फ्रॉम होम शुरू कीजिए। ये 20% फ्यूल सेविंग का टारगेट्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहना शुरू हो गई हैं। तो इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड येट, बट एनीबडी विद वुड प्रिज्यूम इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। अपने आप कर लो या फिर गवर्नमेंट एडवाइस ले आएगी। पर सर इसमें दो चीजें जो मैं नेशनल सिक्योरिटी चुनौती है सर, वर्क फ्रॉम होम के डैमेजेस भी बहुत हैं, रेंटल्स पे, कमर्शियल एस्टेट पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। तो सर वो मैसिव मैसिव इफेक्ट आता है और बहुत देर लगती है रिकवर करने में। दूसरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, लोग तो कह रहे हैं अभी भी अगर कुछ हफ्ते बंद रहा तो ग्लोबल सप्लाई चेन, जो फाइनेंशियल कंपनीज बोल रही हैं, तब भी 27 में जाके ठीक होगी। तो सर आर वी हेडिंग फॉर अ लॉन्ग हॉल ऑफ दीज चैलेंजेस नाउ? एंड उसके ऊपर जो बेसिक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान, चाइना, वर्ल्ड वॉर, ये सब, उसका इंटरप्ले तो रहता ही रहता है सर। देखिए, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की बात है, अगर आपने पिछले 1-2 दिन की न्यूज़ सुनी होगी तो यूरोप इसमें कूद गया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्लियरेंस पैसेज देने के लिए यूरोप इसमें कूद गया है। यूरोप से मेरा स्पेसिफिक मतलब है यूके तो फुल फ्लेजेड आ गया है, माइंस क्लियरेंस वगैरह भी कर रहा है। दूसरा फ्रांस भी इसमें अब जुड़ गया है। तो इस तरह से कई सारे जो देश हैं जिनके पास कैपेबिलिटीज हैं एक वाटर चैनल को क्लियर करने के लिए, माइंस वगैरह से एस्कॉर्टिंग करने की, वो हो रहा है। लेकिन उसको उसको एक 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 कॉन्क्रीट रूप देने के लिए, एक एकदम स्ट्रक्चरल रूप देने के लिए, जैसे कि आपको याद होगा पायरेसी के खिलाफ एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बना था जिसमें कि इंडिया को अलग इलाका दिया गया था, चाइना का अलग इलाका था, अमेरिका का अलग इलाका था, रेड सी पूरा इंडिया देख रही थी। तो इस तरह का कुछ वहां पर भी जब तक नहीं आ जाता ये डिस्ट्रप्शन चलता रहेगा। और क्योंकि ईरान और यूएस की जो डील होने वाली थी उस डील में अभी भी कुछ अड़ंगे लग रहे हैं, कुछ पंगे हो रहे हैं, और वो पंगे जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों से हो रहे हैं बस, बाकी सब तकरीबन सॉर्ट आउट हो गया है। पहला तो है कि न्यूक्लियर जो मटेरियल है इनके पास, ईरान के पास, उसको हम किस तरह से डील करें, और दूसरा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल कौन लेगा। अब भारत भी ने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया है, ईरान उसका दोस्त हो या ना हो, भारत ने क्लियरली बोला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ is an international water body and it has to be used by everyone freely as per the international rules and regulations. So भारत भी एक तरह से कूद गया है अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के लड़ाई में। जहां तक न्यूक्लियर मटेरियल का सवाल है उस पर भारत ने अभी कोई अपना बयान नहीं दिया है, लेकिन रशिया ने जरूर ये बोल दिया है कि रशिया इज रेडी टू टेक द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम ईरान एंड कीप इट विद इट। अगर आप रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो रशिया ने कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे को नहीं दिया है, क्योंकि रशिया इज ऑल्सो अ सुपर पावर इन मिलिट्री। इट मे नॉट बी अ सुपर पावर इन इकोनॉमिक टर्म्स, बट इन मिलिट्री टर्म्स वो एक सुपर पावर है। और जो सुपर पावर होता है जिसके पास 6000 न्यूक्लियर, 5000 कुछ न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रेंजेस के, क्या वो अपने आप को सुपर पावर नहीं बोलेगा? अगर वो अपने आप को मिलिट्री सुपर पावर नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा, राइट? सो उन्होंने भी एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह, चाहे वो क्यूबन क्राइसिस ले लीजिए इन द पास्ट जब यूएसएसआर हुआ करता था, तो हर चीज को देखते हुए रशिया ने एक ये गारंटी ली है। अब इस गारंटी को ट्रंप किस तरह से देखते हैं, दैट इज द बिग बिग क्वेश्चन। इसमें फायदा ईरान को ये होगा कि भाई ईरान रशिया पे ज्यादा ट्रस्ट करता है बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान या यूएस के ऊपर या यूके के ऊपर या जर्मनी के ऊपर ट्रस्ट करता हो। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा अगर सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये टेढ़ी खीर है, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी और बाकी जो हमारे कैबिनेट के लोग हैं उन्होंने एक सोची समझी डिसीजन ली है कि अब अभी ये कुछ 2-2.5 महीने और चलेगी ये स्टेट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जहां से 20% दुनिया का तेल आता है, भारत का तो बहुत कुछ ही आता है, कतार से पूरी गैस आती है, मतलब आप नाम ले लीजिए, हर चीज जो है इंडिया का जो डिपेंडेंस है इससे ज्यादा है। तो उसी की तैयारी में मेरे ख्याल से ये सारे जो एक्शन लिए जा रहे हैं उनको किया जा रहा है। और वर्क फ्रॉम होम एक आपने जो पॉइंट बताया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे मार पड़ेगी, और क्या बोलते हैं, कमर्शियल सर, रियल एस्टेट, परचेजिंग, इकोनॉमिक रियल एक्टिविटी, एस्टेट, मतलब
सब पे मार पड़ेगी। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि कोविड के टाइम पर काफी इंडस्ट्रीज वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज बैक टू ऑन साइट वर्क, नो सॉरी। मोस्ट ऑफ द, इनफैक्ट मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चों की वाइफ्स हैं, और मेरे मेरे बच्चों के मतलब मेरे बहनों के भी बच्चे हैं, सारे आईटी में हैं और सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो एक बिग सेक्टर है, उसने एडजस्ट कर लिया है। उन्होंने अपने रियल एस्टेट को किसी दूसरे बिजनेस में जिसके लिए ऑन साइट की जरूरत होती है उसमें लगा दिया है। जैसे कंसल्टेंसीज हो गई, मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज डोंट रिक्वायर 9 to 5 काइंड ऑफ एन अटेंडेंस। तो अगर हम कुछ एक माइनर चेंजेस करके, और ये जरूरी थोड़ी कि सारे ही वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जो कर सकते हैं वो करें। हम ये अज्यूम कर लें कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, अब एवरीबॉडी विल टर्न टू वर्क फ्रॉम होम। नो, व्हाट इज द नेक्स्ट सोल्यूशन? अब आपको मैं बताता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मैंने एक चीज बता दी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंडिया में कितना यूसेज है। करीबन 70 to 80% जो यूसेज है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंडिया में है। तो इसको हमको सिर्फ थोड़ी सी स्केलिंग अप करनी पड़ेगी। अब जैसे मानिए तीसरा लंबा मेट्रो नेटवर्क अभी इंडिया में है, जिसमें दिल्ली हैज द लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क। अब क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? आप देखिए दिल्ली में तकरीबन काफी लोग मेट्रो से चल रहे हैं। ओके, कारपूलिंग, ये कारपूलिंग कोई नई चीज नहीं है। विदेशों में कारपूलिंग के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। और इंसेंटिव किस तरह से होता है? एक लेन पूरी कारपूलिंग के लिए है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भाई मैं एक कमेंट चाहूंगा आपका, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं लगती है आपको भारत में कि वहां पे यू विल सी इन द सिटी, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, रिच पीपल आल्सो टेकिंग अवे, यहाँ पे आप मिडिल क्लास ऑनवर्ड्स एक तरह की बहुत साइकोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि दिल्ली में तो आराम से मेट्रो ले सकता है आदमी, पर कोई ना कोई बहाना करके कि नहीं मुझे 4 बार ही जाना पड़ता है, ये मतलब व्हाटएवर द रीजन। डू यू थिंक इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग आल्सो? आई एम थोड़ा सा मैं डिफरेंट जा रहा हूँ विषय से, यस, बट डू यू थिंक इट्स मोर अ साइकोलॉजिकल थिंग? देखिए एक स्टेटस वाला जो सिंबल होता है ना, कि भाई मैं BMW में चल रहा हूँ या फिर मैं लैंड रोवर में चल रहा हूँ, आई एम नॉट ट्रैवलिंग इन अ स्मॉल लिटिल, क्या बोलते हैं, मारुति सुजुकी या इस तरह की। ये प्रॉब्लम तो साइकोलॉजिकल नहीं है, ये कल्चरल प्रॉब्लम, शेखी भगारने की। ये जो शेखी भगारने की जो हमारी प्रॉब्लम है, ये तो जन्मजात है। साउथ में इतनी नहीं दिखती है, लेकिन नॉर्थ में ये कुछ ज्यादा दिखती है, स्पेशली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन सब इलाकों में। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं इन सेंट्रल कोर से, आपको उतना ये नहीं दिखेगा। पंजाब में देखिए, पंजाब में इतनी बड़ी गाड़ी, सबसे पहले लंबोर्गिनी जो शादियों के लिए वहीं इस्तेमाल हुई थी। आप, इट्स अ फैक्ट। तो अब अगर हम इन सब चीजों को, दीज आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग रिजेक्शंस, दीज आर प्रिजर्वेशन के तरीके हैं, मेथड्स हैं। तो उनको डिस्पोज ऑफ करने में, उनको बंद करने में कोई ज्यादा हमको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप शादी के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हैं, जैसा कि ये बोला गया है, पहले शादियां कितनी सिंपल होती थी। भाई आपके घर में बारात आएगी, एक रात बारात रहती है, धूम धड़ाका मचता है, अगले दिन बारात निकल जाती है बहू को लेकर के या अपनी दुल्हन को लेकर के। अब क्या है, घर वाले भी जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, लड़के वाले भी जा रहे हैं, लड़की वाले भी जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर कि क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा गाला इवेंट हो रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर खतरा हो रहा है। तो आई थिंक दीज आर टेम्परेरी मेजर्स, जस्ट जो हमें अब कुछ लोग इसकी वो भी कर रहे हैं, क्या बुराई कर रहे हैं कि अच्छा इलेक्शन खत्म हो गया, अब आ रहा है रियल बॉम्ब, और अब लोग सर मैं उस रियल बॉम्ब पे आना चाहूंगा, क्योंकि उसमें दो चीजें ऐसी हैं, जैसे कि आपको ऑयल प्राइसेस लग रहा है बढ़ने वाले हैं, कि 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, कितनी देर ले पाएगी, और वो लोग जोड़ रहे हैं कि भैया चुनाव के समय नहीं था, या जब प्राइसेस लो थे तो आपने जो विंडफॉल रेट्स रखे तब लो नहीं थे। एक एस्पेक्ट ये है। पर उस पर आने से पहले जो आपने बोला, मुझे उसमें एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने कहा कि टैंक बहुत पेट्रोल लेगा, एयरप्लेन बहुत पेट्रोल लेगा, तो सर ये भारत के लिए डेंजर नहीं बन जाता? क्योंकि पाकिस्तान अगर टेरर करता है या कोई भी देश भारत में टेरर अटैक करता है, तो हमारा टेरर रिस्पॉन्स तो नहीं है, हमारा तो ऑपरेशन सिंदूर टाइप रिस्पॉन्स है। सो नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज लेस, डू यू थिंक देयर इज मोर रिस्क ऑफ
a nation knowing where it's very difficult to carry out an operation like that, trying to do terror attacks, trying to do its strategy, क्या ये एक थ्रेट ज्यादा बन जाता है इन अब नॉर्मल टाइम सर? देखिए, थ्रेट बनती है, लेकिन आप देखिए अगर भारत जैसे देश को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो चाइना और पाकिस्तान, खास तौर से पाकिस्तान, टेरर का खतरा ज़्यादा पाकिस्तान से आता है, चाइना वाया पाकिस्तान ये सब काम कराता है। पाकिस्तान की हालत तो हमसे भी गई गुजरी है, मैं गिनाना शुरू करूँगा तो आपको लगेगा कि भाई ये देश चल कैसे रहा है? ये देश चल रहा है, आप सभी को पता है किस तरह से चल रहा है। कई लोगों ने पाकिस्तान के 15-20 टुकड़े भी कर दिए हैं, किसी ने 5, किसी ने 4, किसी ने 3। अब उसके ऊपर हम नहीं जाएँगे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। चाइना ने सीपेक से हाथ खींच लिया है। कई सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसकी वजह से टेरर अटैक करने के लिए बहुत रिसोर्सेज नहीं चाहिए, व्हेयरएज प्रॉपर आई एक्शन एग्री, करने के रिसोर्स, आई तो एग्री, वो असिमेट्रिक अटैक का सर चांसेस बढ़ नहीं जाते हैं उस तरह से? वो तो मैं वो उस वही तो मैं बोल रहा हूँ। उसने टेरर अटैक किया, कम खर्चा, कम इन्वेस्टमेंट, 3-4 आदमी गए, हमारे भारत के अंदर स्लीपर सेल्स हैं, उन्होंने मिल करके एक कोई क्रिटिकल जगह पे मान लीजिए हमला कर दिया, टेरर अटैक कर दिया, काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई। अब इंडिया इज़ बाउंड टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि हमारी जो नई स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि एक्ट ऑफ टेरर इज़ एक्ट ऑफ वॉर। अब अगर एक्ट ऑफ टेरर इज़ एक्ट ऑफ वॉर, व्हिच मीन्स वी विल गो कन्वेंशनल। अगर हम कन्वेंशनल जाएँगे, तो उसके लिए हमको अपना प्रिज़र्व करके रखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व जो मैंने राइट इन द बिगिनिंग बताया था। उसके लिए ये सारे मेजर्स भी किए जा रहे हैं। उसके लिए और भी कई चीज़ें हैं जिसके लिए कि हम इन सब मेजर्स को कर रहे हैं। तो प्राइमरी रीज़न वही है नेशनल सिक्योरिटी वाला, कि हमको उस समय दिक्कत ना हो और दिल खोल के हम जितनी पिटाई करनी है पाकिस्तान की पिटाई करें। कई तरीके हैं पिटाई करने के, ज़रूरी नहीं है कि हम घुस के जा कर के उनके साथ हाथापाई करें। हमारे पास लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रडार्स हैं, एयर डिफेंस है, कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एट रैपिड पेस। बहुत जल्दी तैयारियां हो रही हैं इन सब चीज़ों की। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि ये क्लासिफाइड एरिया है, तो इसके बारे में इतना ही पब्लिक को पता होना चाहिए कि भारत वो हर कदम उठा रहा है जिससे कि अगर इस तरह की संभावना होती है कि एक्ट ऑफ टेरर है, तो एक्ट ऑफ टेरर को वॉर से कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, उसकी सारी सुदृढ़ तैयारियां हो रही हैं। और उसमें एक ये भी है, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा एक नेशनल अलार्म बजा था सभी लोगों को, सबके फोन में आया था सर। सबके, और वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बना है, यानी कि कोई इसको इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है कि हमारा अलार्म ही बजने से रोक दे। आप सोच रहे हैं पूरी तरह से अंदरूनी टेक्नोलॉजी से वो बना है। तो वो अलार्म किस लिए बजा है, वो बनाया गया है, वो अलार्म इसलिए बनाया गया है कि सारी की सारी पब्लिक अब अपने आप को खुद सावधान रखें, खुद सेफ रखें। देश के ऊपर कोई ऐसा एक्शन हो रहा है जिसको कि भारत को पूरी ताकत से रिस्पॉन्ड करना है और उसमें सभी लोग शामिल होंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिए, एक बड़े प्लान की तरफ का इशारा होता है कि अगर हमारे ऊपर कोई दोबारा ऐसी हिमाकत करता है, ऐसी हरकत करता है, तो उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए जो बन पड़ेगा भारत को वो करेगा। अब इसी में उन्होंने एक और सजेशन दी है प्रधानमंत्री जी ने कि भाई ये जो गोल्ड रिजर्व्स, अब गोल्ड रिजर्व्स क्यों बेचने से गोल्ड क्यों खरीदने और बेचने से रोक रहे हैं? क्योंकि गोल्ड जो है अभी धीरे-धीरे भारत ने 100 कुछ 15 टन गोल्ड वापस खरीदा है और इसकी दिशा में और भी काम कर रहे हैं वो लोग। हमारा एक ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व मेरे ख्याल से, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, अराउंड 8000 टन्स के करीब है। लेकिन हमारा जो अनऑफिशियल जो गोल्ड होल्डिंग है, जो आपके हमारे घरों में है, हाँ, मेरे घर में तो ज़्यादा नहीं है, मेरी वाइफ के 1-2 गहने हैं बस। लेकिन वैसे मैंने सुना है साउथ इंडिया में गोल्ड लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, अपने घरों में रखते हैं। 25,000 टन था एज़ पर मॉर्गन एंड स्टैनली। ये एसोचैम एंड मॉर्गन एंड स्टैनली के डाटा, ये 3-4 साल पुराना था। गिवन द प्राइस राइज, जो जिस तरह से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, तो ये अनुमान लगाया गया जा रहा है कि अब हमारी जो हाउस होल्ड होल्डिंग है, दैट इज अराउंड 35,000 टन्स। ये दुनिया का किसी देश के पास नहीं है इतना गोल्ड। इवन अमेरिका, जिनका 21,000 टन के करीब गोल्ड रिजर्व हैं, अगर इतना गोल्ड है भारत में
और इसमें तो मंदिरों के 4000 से 5000 टन मंदिरों के गोल्ड हैं। कई आर्काइवल बिल्डिंग्स के ऊपर आप देखेंगे गोल्ड वगैरह लगा हुआ है। हरमिंदर साहब हो गए, वो मतलब गोल्ड की कोई कमी नहीं है, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व के लिए जो गोल्ड चाहिए वो हमारा 8,000 टन ही है खाली। तो उसको अब बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब पेट्रो डॉलर की जो क्राइसिस चल रही थी, पेमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कोई डॉलर में नहीं ले रहा है, कोई देश डॉलर में ही ले रहा है, कोई बोलता है भाई चाइनीज युआन में ही लूंगा, लेकिन गोल्ड को कोई मना नहीं करेगा। मैं गोल्ड रिजर्व दे के अपना वो चीज खरीद सकता हूँ। गोल्ड रिजर्व ज्यादा होने से मेरा डॉलर भी, देखिए डॉलर कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, इससे एक्सपोर्टर्स को सर मैंने काफी अभी को डाला 95.18 दिखा रहा है, वो ही 94 हुआ था, तो सर उस पे भी तो हमारा फोरेक्स बहुत जा रहा है, वो भी पर सर एक डिफरेंट तरह का क्राइसिस और चुनौती है कि 100 पहुंच जाएगा तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं पे अच्छा, कहीं पे बहुत बहुत बुरा भी आएगा। बिल्कुल। तो मेरा तो ये मानना है कि इस पे आरबीआई को एक फिक्स स्टैंड लेना चाहिए कि हम अपने गोल्ड को 90 से सॉरी अपने डॉलर को 90 से ऊपर जाने ही नहीं देंगे। उसके लिए जो कुछ करना है वो करेंगे। ठीक है? वो भी एक तरीका होता है। अब उसके आरबीआई के लोग एक्सपर्ट हैं, वो किस तरह से इस बात को लेते हैं। मेरा ये सजेशन है, मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कई लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन गोल्ड रिजर्व रहने से आपका डॉलर भी स्टेबल रहेगा। इसीलिए उन्होंने बोला है कि भाई गोल्ड को बेकार में, फालतू में बस खरीद के बैठिए। आप लोगों के पास पहले से इतना गोल्ड है, इसको रखे रहिए, बहुत काम में आएगा। इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा है? आपके जो गोल्ड की कीमत है, पता कितनी है? हमारी जीडीपी की 125% ज्यादा। हमारी जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन और गोल्ड रिजर्व्स हैं, गोल्ड की कीमत है इस समय जो भारत के अंदर है वो 5 ट्रिलियन है। तो एक्चुअली में अगर हमारी इकोनॉमी को कोई नापे, हालांकि क्योंकि वो पब्लिक में नहीं है, वो जो हाउस होल्ड गोल्ड है 35,000 टन, वो पब्लिक के सर्कुलेशन में नहीं है ना वो। अगर वो होता तो एक्चुअली में खाली कर गोल्ड उसी को मिला दे तो आपकी जीडीपी करीबन 11 ट्रिलियन है, कोई नजदीक नहीं आएगा आपके। लेकिन हमारे अंदर वही आदत है, होल्ड करके रखते हैं, सोचते हैं कि हमारे उसमें काम आएगा, इसमें काम आएगा, जब कोई मुसीबत होगी तब काम आता है गोल्ड। वो हमारा एक कल्चर है, वो हम उसको रोकना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये सजेस्ट किया कि मत खरीदिए, इस समय कोई जरूरत नहीं है खरीदने की। तो वो भी एक मैं समझता हूँ अच्छा स्टेप है। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई आज से गोल्ड बेचना बंद, ये नहीं बोला। कुछ लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है कि भाई जो गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस में है उनका क्या होगा, वो जॉबलेस, वो जॉबलेस हो जाएंगे। अरे नहीं होंगे जॉबलेस यार, चाहे कितना भी आप सजेस्टिव मेजर करो, गोल्ड की भूख जो भारत में है ना वो कभी कम नहीं होगी। हाँ, उसकी एक एक आह्वान की वजह से थोड़ा डिप हो जाएगा, लेकिन वर्कर्स वगैरह वो सब वही रहेंगे। जो वर्कर्स हो गए, ज्वेलरी बनाने वाले हो गए, वो सब वही रहेंगे। दे विल रिमेन एम्प्लॉयड, दैट इज माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। सो एक सजेस्टिव मेजर को हम ये नहीं माने कि एब्सोल्यूट मेजर है ये। सो जो क्रिटिसिज्म आ रहे हैं थोड़ा मोटिवेटेड भी होता है क्रिटिसिज्म, आप देखेंगे तो गोल्ड रिजर्व भी एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी के लिए कीन करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा फॉरेक्स स्टेबल रहेगा, ज्यादा रहेगा और डॉलर स्टेबल रहेगा तो हमारा डिफेंस इंपोर्ट जो है वो सस्ता रहेगा। नहीं तो हमारे डिफेंस इंपोर्ट को भी हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी से। तो कई सारे ये सारी चीजें जो है नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड होती हैं। सर जैसे इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, केमिकल फर्टिलाइजर्स रिड्यूस कीजिए। अब नॉर्मली तो मैं बहुत फेवर में हूँ, केमिकल फर्टिलाइजर होने नहीं चाहिए, हम सबकी बॉडीज के अंदर भगवान ही जाने क्या क्या जा रहा है, बट बिकॉज ऑफ दैट मास प्रोडक्शन हो रही है, वेलफेयर स्कीम्स भी हैं, हमारी कैपेसिटी भी है, इट्स प्रॉपर जो है, नहीं तो कोई एक आइसोलेटेड तो है नहीं। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट्स दी हर चीज को कवर करते हुए, so do you feel that there is an awareness that बहुत मेजर क्राइसिस इज अहेड? क्योंकि अभी तक तो इंडिया में किसी को क्राइसिस नहीं फील हुआ है, बट प्राइम मिनिस्टर खुद ही आके जब ऐसी चीजें बोले, क्योंकि कौन सा सेक्टर छोड़ा सर, वर्क फ्रॉम होम, कुकिंग ऑयल तक पे, गोल्ड पे, फर्टिलाइजर पे, ट्रैवल पे, फॉरेन एक्सचेंज पे, लिटरली कोई इकोनॉमिक ऑलमोस्ट सोशल एक्टिविटी भी बोलूं वो छोड़ी ही नहीं है।
So that means there is some real input you have, that or you believe that there is some real danger lurking ahead. Yeah, it is all precautionary and not an immediate danger, sir. What is your sense of the situation? देखिए, डेंजर को आने के लिए डेंजर दस्तक देके अक्सर नहीं आता है। डेंजर सडनली आता है। इस समय डेंजर ने कई सारे दस्तक दिए हैं हमारी तरफ। खाली आप यूएई को मत देखिए, खाली आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मत देखिए। आपको ये भी देखना है कि पाकिस्तान जो है किस तरह से अपनी तैयारी कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर कहीं सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इज़राइल हमास का भी जो लड़ाई है वो लेबनान की तरफ बढ़ गई है। हाउतीज़ की जो लड़ाई है वो भी एक तरह से अभी थोड़ा चुप है, लेकिन कब वो भड़क जाए, कब उसमें से चिंगारी में से आग निकले, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो रेड सी भी ब्लॉक्ड हो गई, हॉर्मुज़ भी ब्लॉक्ड हो गया। रास्ता बढ़ के केप ऑफ गुड गुड हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम करके फिर इधर आएगा। कितना लंबा, 1000 किलोमीटर लंबा एक रास्ता बन जाएगा क्रॉस। उसकी वजह से अब जो भी तेल वेनेजुएला या अमेरिका से आ रहा है, उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा होगी ही होगी। इसमें तो मतलब ये सिंपल मैथमेटिक्स है। एक था कि हम खिड़की के बाहर हाथ निकाला हमने और बोला यार कांडला से हमने बोला यार वो थोड़ा भेज देना यूएई से, यूएई वाले को, या ईरान को बोल दिया या सऊदी अरेबिया या कतार को बोल दिया। अगर वो क्या बोलते हैं, जोर से लाउड हेलर से भी बोलेगा, मैं एक मेटाफर दे रहा हूँ कि एकदम जस्ट अक्रॉस द सी था वो। अब वो आएगा ट्रांस अटलांटिक से होता हुआ इधर आएगा, कितना खर्चा होगा? तो वो तेल का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस समय तक एक्यूमुलेट क्यों करके रखा था? भाई इलेक्शंस थे। ये मानी हुई बात है, कोई इस गवर्नमेंट ने नहीं किया, सारी गवर्नमेंट करती हैं। लेकिन इसका फायदा तो सभी को हुआ होगा ना। अगर प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं, तो इसका फायदा तो सभी को हुआ है, या सभी को नहीं हुआ है। क्योंकि आंध्र प्रदेश सॉरी तमिलनाडु में विजय जीत गए, केरला में कांग्रेस जीत गई। बोलते हैं इस इलेक्शन ने सबको कुछ न कुछ होप दी है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं नाराज हूँ। अगर 100 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, तो हवा में तो मिली नहीं है। ये भी कुछ इसी सब चीज़ों का असर रहा है। अगर टीवी के विजय को इतनी बम्पर एंट्री हुई फर्स्ट टाइम इन इलेक्शंस, वो भी एक क्या बोलते हैं उनको फायदा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज हर पार्टी को कुछ न कुछ मिला। हाँ, बंगाल इसलिए ज़्यादा फ़ोकस में क्योंकि बंगाल इलेक्शन जो है, उसका नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत गहरा असर था। क्योंकि बंगाल में जो रिजल्ट्स आए हैं, उससे नेशनल सिक्योरिटी को सँभालने में बहुत मदद मिलेगी अब हम लोगों सर, मैं को। बंगाल पे ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जो 800 किलोमीटर अनफेंस्ड बॉर्डर था, जिसके लिए लैंड नहीं दिया जा रहा था, हाई कोर्ट तक में केस था एंड हाई कोर्ट पास्ड सम वेरी स्ट्रिंजेंट ऑब्जर्वेशंस ऑन दैट। अब कहा जा रहा है कि वो पहली कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि वो 800 किलोमीटर भैया जमीन दे, क्योंकि लैंड स्टेट को देना था और उसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आप इतनी क्रिएट कर रहे थे, तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो बहुत ही अहम है सर। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर is the longest land border of our country. Even China border is around 3,300. Bangladesh border is 4,064 kilometers. इतने बड़े बॉर्डर में कई एरियाज ऐसे हैं, बिकॉज इट्स रिवर स्वैम्प्ड एरिया। कई सारी नदियां जो हैं हमारे भारत से बांग्लादेश में घुसती हैं, तो कई जगह पे इनकी फेंसिंग ही नहीं हो सकती। अगर चाहो भी आप तो फेंसिंग नहीं हो सकती है। तो अगर जो इलाका जहाँ फेंसिंग हो सकती है, उससे उतना आपको थोड़ा फायदा होता है, ताकि आप उन इलाकों में ज्यादा ट्रूप्स कंसंट्रेट कर सके जहां फेंसिंग नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर मेरी दीवार में एक तरफ ऐसा छेद है कि जो बंद नहीं हो सकता है, बाकी जगह मैं प्लास्टर लगा के उसके ऊपर चूना लगा के और अच्छी तरह से मजबूत कर दूं, वो अगर हो जाता है, तो मैं सारा फोकस अपना छेद पे करूंगा, so that hole which is there in my house is blocked also through ह्यूमन इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, और कई सारी चीजें हैं इस समय इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, जिससे कि इस तरह के टेरर इंसिडेंट्स कम हो जाएं। और आपको पता है, जो अलोंग दी बॉर्डर बांग्लादेश के जितने भी तकरीबन मेजॉरिटी जो सीट्स हैं, वो जमाते इस्लामी की है।
और जमात इस्लामी के बॉस ने जो वो दी है, और इस तरफ भी जितने भी जीती है टीएमसी सीटें, वो तकरीबन बॉर्डर बेल्ट की हैं, क्योंकि वहां पर भी जो एक दूसरे संप्रदाय की जो पॉपुलेशन थी तकरीबन 60, 70, 40, 50% इस रेंज में थी, तो उनको जिताने के लिए इजी, जीतने के लिए इजी था। अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो सबसे बड़ा खतरा जो है वो हमारे पर होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि सभी वो हैं। अगर देखिए तालाब में 10 मच्छी भी खराब हो गई ना, तो पूरा तालाब जो है वो खराब हो जाता है। ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमको ये नहीं देखना है कि भाई दिस इज अ एक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। आज आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी जी ने बोला है, आई विल टेक द एंटायर बंगाल अलोंग विथ मी। सो उसमें कोई इट विल बी नेशन फर्स्ट। जो राष्ट्र के लिए ठीक होगा वो काम किया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ who, where and who not there. Okay. So, in my opinion, we were not supposed to discuss election. In my opinion, the elections also will keen into this. ये जो 7 नए कदम लोग क्रिटिसाइज करेंगे इनको, लेकिन समझदार पब्लिक को समझना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है। सर माय लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समझदारी तो पॉलिटिकल कैसे चलती है, एंड यस वी वर नॉट डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, बट बंगाल सर बॉर्डर आई थिंक इज जैसे कुकिंग ऑयल, नेशनल सिक्योरिटी आपने बोला इम्पैक्ट गोल्ड का है, बंगाल का तो है ही है सर इम्पैक्ट, वो तो ऑब्वियस वाला केस है, नॉट सटल केस। सर माय लास्ट थिंग आई वांट इज कि जिस तरह इतने बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं या एडवाइस दिया जा रहा है, और मेरे अनुसार आज एडवाइस है, कल ऑर्डर आने की संभावना बहुत ज्यादा है, do you think these are short term, और या वर्ल्ड की जो सिचुएशन है, we are now in a new era where these sort of things will have some sort of semi permanence, means it is so chaotic now, world order has collapsed and all these sort of things are in a sense semi it's the new normal, अगर मैं ऐसे बोलूं, is this the new normal sir, इस तरह के मेजर्स, इस तरह की चीजें? देखिए ये अभी इसको इतनी जल्दी न्यू नॉर्मल क्लासिफाई करना इन माय ओपिनियन वुड बी इनकरेक्ट। We have to see how the new world order is evolving. New world order में 2-3 factors हैं। Is this new world order creation of Trump? That's the first question. Is this new world order bound to continue after Trump? That is the second question. Third question is that are the current fissures between various entities, whether Europe, Americas, एशिया में साउथ ईस्ट एशिया ले लीजिए, साउथ एशिया ले लीजिए, यूरेशियन मास ले लीजिए, और पैसिफिक आइलैंड्स वगैरह का इलाका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, क्या आर दे गोइंग टू बी कमिंग बैक अगेन टू इवॉल्व अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? अगर ये वापस आते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, तो इसमें यूएन का क्या रोल होगा? क्योंकि यूएन को जो फंड करने वाला जो सबसे बड़ा एंटिटी था वो अमेरिका था, वो गायब हो गया है। 67 ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप निकल जाते हो तो यूएन तो खोखला हो गया है इस समय। इट इज मोर ऑफ अ टॉकिंग फोरम देन अ इन्फ्लुएंस फोरम। ठीक है, आ गए, जिसका मन करता है वो जाके वीटो कर देता है, वो दैट पर्टिकुलर इनिशिएटिव गोज टू द डॉग्स। सो इस समय जो यूएन और बाकी जो वर्ल्ड के बड़े बड़े जायंट प्लेयर्स हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, वो भारत को अपने आप को शामिल करना पड़ेगा। नहीं तो पहली बार की तरह जैसे चीन को हमने प्लेट पे दे दिया, वो वाला हाल इस बार नहीं होना चाहिए। दिस टाइम राउंड इंडिया हैज टू स्टैंड अप, काउंट एंड मेक इटसेल्फ काउंट इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। तो अभी कई सारी अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशंस हैं, तो मैं बोलूंगा देयर इज एन एरा ऑफ chaotic instability which is complex, which is unpredictable, and which needs a little more time to spread out, little more time to थोड़ा इसको और समय चाहिए। एक वो बोलते हैं ना, जब पानी के अंदर मिट्टी शिट्टी लगी हो और पानी को हिला दो, तो इस समय सब कुछ हिल रहा है, मिट्टी हिल रही है, पानी हिल रहा है, पत्थर हिल रहा है, सब कुछ क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन कुछ देर अगर उसको छोड़ दीजिए तो अपने आप पानी साफ होना
it will settle down and let us see where it settles down, in what form it settles down. But जो कुछ भी हो उसमें भारत को अभी 2 कदम आगे रहना पड़ेगा, और इस 2 कदम आगे रहने के लिए ये जो सारी चीजें की जा रही हैं, ताकि भारत की जो जीडीपी है वो ना गिरे, भारत की आर्थिक स्थिति ना खराब हो। ये खाली ये नहीं है कि मतलब बस बोल दिया, प्रधानमंत्री के मन में आया और हमने जवाब दे दिया, नहीं। हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है डेवलप्ड नेशन बाय 2047, अगर हम लोग अपने आप को एक प्रिजर्व करके, आपको पता है ये आप शायद हमारे देश में कोई भी नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते होंगे, जानते ही नहीं है। मैं तो बताऊंगा कि डिप्लोमेट्स भी नहीं जानते हैं, ना हमारे शीर्ष पॉलिटिकल अधिकारी भी जानते होंगे। अमेरिका जब शुरू में इंडिपेंडेंट हुआ था, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड से, जब अमेरिका देश बना था, नॉर्थ अमेरिका, तब उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते थे, उस समय हवाई जहाज वगैरह नहीं होते थे, तो ऑफिशियल्स भी जो शिप से जाते थे इंग्लैंड, यूरोप में इस तरह के एक्सचेंजेस के लिए, वार्ता के लिए, एम्बेसडर तक प्लैंक पे सो के जाता था, फर्स्ट क्लास कैबिन नहीं लेता था। ये होती है एक श्रद्धा अपने देश के प्रति। जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो इस तरह से जाते थे। अब उनके पास रिसोर्स हो गए हैं तो अब वो लोग जाते हैं। एयरफोर्स वन उनका एक तरह से समझ लीजिए चलता फिरता महल है, बट उसको करने के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी तो नहीं बोलूंगा, सैक्रिफाइसेस दिए, कितना कुछ अपने आप को तकलीफ में सह करके वो अपने आप को इस तरह इस लेवल का बना सके। 200 साल लग गए वो एक सुपर पावर बनने में, तो हम लोगों को भी उसी का एक नमूना है। हाँ, इसमें मैं चाहूंगा कि अब लीडर्स भी इसको अपनाएं, खाली कॉमन पब्लिक को ना करेंगे कि भाई कॉमन पब्लिक ही करे। अगर सर वो चलेगा ही नहीं, अगर लीडर्स डोंट लीड एंड टेक ऑस्टेरिटी मेजर्स पब्लिकली, तो 4 दिन बाद सब बोलेंगे भैया ये तो नहीं हो सकता कि हम सफर कर रहे हैं और लीडरशिप ना, वो तो आई प्रिज्यूम दे आर अवेयर ऑफ दैट सर। तो वो मुझे लगता है अभी जैसे एमपीज हैं, ये सारे एमपी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, एक आध लोग इधर उधर रहते हैं, बट बल्क ऑफ देम रिमेन ऑन दी जो इनके एयरमार्क हाउसेस हैं। व्हाई कांट दे कम इन अ बस? आप अपनी तरफ से एग्जांपल बताइए, देखिए पब्लिक क्यों नहीं फॉलो करेगी। ट्रू सर, ट्रू सर। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि लीडर्स हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और उसको करना सबसे बढ़िया सिर्फ फौज को आता है। ये तो मैं आपको सीधे बताता हूं। The next time we talk, if the examples have not been set, तो obviously लोग वो कमेंट करेंगे, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कमेंट ही कमेंट है सबके पास सर। मैंने एक एग्जांपल छोड़ के जाता हूँ, वॉर कॉलेज में हमारे, जहाँ मैं बॉस था वहाँ का, रिटायर होने से पहले, तो हमारे यहाँ तकरीबन 1000 लोग कोर्स करते हैं एक साथ, ऑफिसर्स। मैं ऑफिसर्स के ये सीनियर ऑफिसर, मिडिल ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, तो जूनियर ऑफिसर्स के करीबन 600 से 700 लोग, 600 लोग करीब आते हैं। उनका जब ये आते थे, क्योंकि आजकल पैसा बहुत हो गया, 7th पे कमीशन में लोगों को काफी पैसा मिलता है, सभी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, कोई एसयूवी में चल रहा है, कोई किसी में चल रहा है, छोटी गाड़ी वाला एक आध कोई मिल जाएगा जो बेचारा गलती से उसने नहीं लिया हो और समथिंग लाइक दैट। तो रोज सुबह जब मैं ऑफिस में बैठा, तो सामने ये लोग आते थे मेरे से, और 8 बजे वो पूरा का पूरा कैंपस चौक होता था। 2 किलोमीटर की रोड पर मुझे 300 गाड़ियां आती हुई दिखती थी, पार्किंग की जगह नहीं थी। मैंने इनको ऑर्डर दिया कि अगले हफ्ते से सारे जूनियर ऑफिसर्स साइकिल पे आएंगे। मैंने साइकिल खरीदवाई नहीं, आप अभी भी चल रहा है वो। एक बार मैंने ये ऑर्डर दिया था 2018 में, आज तक वो ऑर्डर वहां चल रहा है। आप मानिए 7 पूरा कैंपस हमारा ग्रीन हो गया, ना कोई पोल्यूशन, ना कोई कुछ, पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सब आते थे अपना साइकिल में पार्क करते थे, और साइकिल कैसी थी, स्टेट ऑफ द आर्ट। ये नहीं कि मतलब एक ऑफिसर चला रहा है तो उसके लिए पूरी गियर वाली साइकिल वगैरह होती थी, एकदम स्टाइल में जो आप देखते हैं। और मैं खुद डेली
50 किलोमीटर साइकिल करके और फिर अपने ऑफिस आता था। So leading by example, ना सर, exactly what you said. You had to lead by example for it to be acceptable. उसके अलावा मैंने हर साल एक साइक्लोथॉन चलाना शुरू किया, जो कि आज भी चल रहा है वहाँ पे। 2500 लोग साइक्लोथॉन में आए थे और सुभद्रा चौहान जो थी, जो हमारी स्पीकर थी, उनको बुलाया था मैंने। उन्होंने विनर्स को ये जो प्राइज़ दिया था अलग-अलग कैटेगरी में। बच्चों के लिए मैंने 25 किलोमीटर की कैटेगरी रखी थी, स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने देखा स्टूडेंट जो दूसरे स्कूल के थे, वो भी अपनी साइकिल घुमा के इसमें जुड़ गए तो इस तरह का एक उत्साह आपको पैदा करना पड़ेगा एज़ अ लीडर। और आपको पता है मोदी जी ये करते हैं, स्वच्छता अभियान उन्होंने ऐसे ही किया था। तो मुझे लगता है इस तरह के कुछ अब इशारे आने शुरू हो जाएँगे, आप लोग देखते रहिए क्या होता है। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for covering all this. And chaotic world hai, so we'll keep seeking your time to explain and make sense of what all is happening in this chaos. Thank you so much, sir. Thank you. Jai Hind. Jai Hind, sir.